नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का नैनीताल दौरा, आम्रपाली विश्वविद्यालय में अभिनंदन समारोह में की शिरकत। बेतालघाट में कॉलेज के वार्षिकोत्सव में लिया हिस्सा। ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत कार्रवाई, दून पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कोकीन के साथ विदेशी शख्स गिरफ्तार। दिल्ली से सप्लाई करने आया था मुख्य पेडलर। रामनगर में रफ्तार का कहर, डंपर और बाइक में भीषण टक्कर, मां बेटी की दर्दनाक मौत। वाहन चालक की तलाश में जुटी पुलिस। रुड़की में अवैध खनन माफिया कूट रहे चांदी, धड़ल्ले से रात को दौड़ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली। करोड़ों का राजस्व नुकसान, प्रशासन मौन। और उत्तराखंड में सख्त भू कानून की मांग, हरिद्वार में मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 10 नवंबर को निकाली जाएगी स्वाभिमान रैली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हल्द्वानी स्थित आम्रपाली विश्वविद्यालय में अभिनंदन समारोह 2024 में हिस्सा लिया। इस अवसर पर अपने संबोधन में सीएम धामी ने कहा कि युवाओं के हर कार्यक्रम में जोश और उत्साह होता है। और इस नकल अध्यादेश का प्रभाव देखिए, असर देखिए कि इस बार पीसीएस परीक्षा का 2022 का फाइनल परिणाम और 2024 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम दोनों साथ साथ आए हैं। और मैं उत्तराखंड के अनेक जनपदों में इस दौरान परीक्षा का परिणाम आने के बाद गया हूं। कल भी मैं रुद्रप्रयाग जनपद में था, अगस्त मुनि में। वहां भी मुझे बता रहे थे कि 10 से ज्यादा छात्र और छात्राएं जिनको पीसीएस की परीक्षा में चयन होने का अवसर मिला है। मैं टिहरी में गया, उत्तरकाशी में गया, पिथौरागढ़, चंपावत, हर जिले से, चाहे हमारा जिला नैनीताल हो, यहां से भी सबको चयन का अवसर मिला है। इसके पीछे ये हमारा कड़ा नकल विरोधी कानून है। भाइयों बहनों, इस कानून के लागू होने के पश्चात हमारे प्रतिभाशाली युवाओं को बहुत फायदा हुआ है। उनका आत्मबल भी बढ़ा है, उनका कहीं ना कहीं प्रोत्साहन भी हुआ है। और इस नकल अध्यादेश प्रदेश के आवास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा सभागार कक्ष में हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की समीक्षा बैठक की। शहरी विकास मंत्री ने एकल आवासीय और गैर एकल आवासीय मानचित्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि आवासीय मानचित्रों को 15 दिन के भीतर और व्यावसायिक मानचित्रों को 30 दिन में पास किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन मानचित्रों में कमियां पाई जाती हैं उन मानचित्रों पर बार बार आपत्ति न लगाते हुए केवल एक बार ही आपत्ति लगाकर उसका निस्तारण कर लिया जाए और मानचित्रों को निरस्त करने के कारणों का स्पष्टता से उल्लेख किया जाए। मंत्री ने अवस्थापना के कामों की समीक्षा करते हुए कहा कि एचआरडीए और अवस्थापना मद में कई काम किए जा रहे हैं, जिनमें से कई पूरे हो चुके हैं। देखिए, जिस प्रकार से हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण हमारा जो काम कर रहा है उसके लिए आज समीक्षा बैठक मेरे द्वारा ली गई। और उसमें मुख्य रूप से आप जानते हैं कि हम लोग मानचित्र यानी कि नक्शे पास करने का हमारे पास जिम्मा रहता है। तो आज फिर मेरे द्वारा कहा गया कि जो हमारे यहाँ रेजिडेंशियल नक्शे होंगे उनको हम 15 दिन में और कमर्शियल नक्शा 30 दिन में पास करेंगे। ऑनलाइन ही हम लोग मांगते हैं और जिस नक्शे में कोई कमी होगी एक ही बार हम क्वेरी लगाने का काम करेंगे। मेरे पास जिस प्रकार से इनके द्वारा बताया गया तो उसमें इन्होंने जिस प्रकार से बताया कि हमने इतने नक्शे रिजेक्ट किए, आज मेरे द्वारा ये भी निर्देशित किया गया कि ये भी क्लियर होना चाहिए कि किस कारण किस नक्शे को हमने निरस्त किया है। प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने हरिद्वार की रानीपुर विधानसभा क्षेत्र के विष्णु लोक लेबर कॉलोनी में आंगनबाड़ी पालन केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक आदेश चौहान और स्थानीय महिलाएं मौजूद रहीं। इस पालना केंद्र में सुबह से शाम तक किसी भी समय कितनी भी देर 6 महीने से लेकर 6 साल तक के बच्चों को छोड़कर बेफिक्र जाया जा सकता है, वो भी बिल्कुल निःशुल्क।
इन पालना केंद्रों पर बच्चों के लिए 3 समय का आहार, सोने की व्यवस्था, खिलौने, झूले, शिशुओं और बच्चों के लिए शौचालय आदि सुविधाएं मिलेंगी। जरूरत पड़ने पर कपड़े और डायपर तक देने की व्यवस्था है। आज नवरात्रि के शुभ दिनों में आज हरिद्वार से इसकी शुरुआत पालना केंद्र के रूप में आज शुभारंभ किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये पालना केंद्र अपने आप में उन सब महिलाओं को समर्पित है जो महिलाएं किसी न किसी प्रयोजन के लिए घर से बाहर निकलती हैं और धनार्जन करने के लिए निकलती है। उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बच्चों को संभालना होता है। तो बच्चे आखिरकार किसके भरोसे छोड़ें और वह कैसे निश्चिंत होकर अपना काम कर सकें। भारत सरकार ने उसी का एक विकल्प जो है पालना केंद्र के रूप में राज्य सरकारों को दिया है, जिसमें उत्तराखंड ने इसकी शुरुआत कर दी है और उत्तराखंड ने हरिद्वार के अपने इस लेबर केंद्र से इसकी शुरुआत आज की जा चुकी है। बाल विकास मंत्रालय महिला सशक्तिकरण विभाग के द्वारा श्रम विभाग के सहयोग से और या उनसे के साथ कोलैबोरेशन करते हुए पालना योजना शुरू की जा रही है, जो उन कामकाजी महिलाओं के बच्चे जो कि इंडस्ट्री में या कहीं और काम करती हैं, तो उनके छोटे छोटे बच्चों का लालन पालन सह सके, वो कुपोषण का शिकार ना हो और उनका मानसिक डेवलपमेंट भी ठीक ढंग से हो सके। उस दृष्टि से ये पालना योजना आज यहाँ हमारी माननीय मंत्री रेखा आर्य जी के सानिध्य में केंद्रीय सचिव जी के सचिव भारत सरकार उनके वर्चुअली संबोधन के द्वारा इसका यहाँ पे जो उद्घाटन होने वाला है। पालन घर खुलने से तो बहुत सारी सुविधाएं हैं हम औरतों के लिए। जैसे कि मैं पार्लर का काम करती हूँ, तो अपने बच्चों को कुछ घंटे के लिए छोड़ के यहाँ से जा सकती हूँ। और जो कैबिनेट मंत्री यहाँ पे आई हुई हैं, उनको देख के यहाँ पे लग रहा है कि हर सुविधा बच्चों को मिलेगी। बाकी अगर कोई भी मतलब दिक्कत होता है तो उसके केयरिंग के लिए तो ये लोग सब लोग हैं ही। मैम बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बच्चों के लिए इतना सुविधा है मतलब मिल रहा है, हम लोग कभी उम्मीद नहीं रखे थे। देहरादून जिलाधिकारी कार्यालय में हर सोमवार की तरह जनता दरबार लगाया गया। यहां पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने जनता की शिकायतें सुनने का काम किया। इस दौरान जिलाधिकारी को लगभग 135 शिकायतें मिली, जो अतिक्रमण, जमीन विवाद, दैवीय आपदा जैसे मुद्दों से संबंधित थी। इनमें से कई शिकायतों का त्वरित निस्तारण कर दिया गया, जबकि कुछ शिकायतों के बारे में संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। एक 135 के अराउंड ग्रीवेंसेस प्राप्त हुई थी और नेचर ऑफ कंप्लेंट्स डाइवर्सिफाइड था। हमारे लैंड डिस्प्यूट्स, इंक्रोचमेंट से लेकर जो सोशल पेंशन्स हैं, स्कूल संबंधी हैं, कुछ दैवीय आपदा में परिसंपत्तियों की क्षति थी तो उसकी कार्रवाई अभी भी गतिमान है। यही नेचर रहा है और इसमें ये कोशिश की जाती है कि सभी डिपार्टमेंट्स को यहाँ पे गैदर करके जो मौके में निस्तारण किया जा सकता है वो यहीं पर हो जाए, जिससे उसको तत्काल रिलीफ मिल जाए। बागेश्वर तहसील में जनता दरबार में अपर जिलाधिकारी NS नबियाल ने 19 जनों की शिकायतों को सुना। जन शिकायतों में सिंचाई विभाग, PWD विभाग, विद्युत विभाग, आबकारी विभाग की समस्याएं प्रमुख रूप से जनता की तरफ से उठाई गई। सभी विभागों को 15 दिन में शिकायतों का निस्तारण करने के लिए ADM के स्तर से आदेशित किया गया। CM हेल्पलाइन पोर्टल में दर्ज शिकायतों में आबकारी विभाग बागेश्वर प्रमुख है। शिकायतकर्ता ने आबकारी विभाग पर बागेश्वर में शराब और बार के गलत लाइसेंस जारी करने के आरोप लगाए हैं। ADM बागेश्वर ने बागेश्वर नगर क्षेत्र में शराब और बार के मानकों की जांच के लिए आदेश आबकारी अधिकारी बागेश्वर को जारी कर दिए हैं। आज की जनसुनवाई जो जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर प्रारंभ की गई थी, सभी विभाग के अधिकारी यहाँ उपस्थित थे। आज की जनसुनवाई में विभिन्न विभागों के लगभग 18 शिकायत प्राप्त हुई है। 18 शिकायतों में से कुछ ज़्यादातर PWD और सिंचाई विभाग या फिर विद्युत विभाग से संबंधित था, कुछ रास्तों को लेकर भी था। हमने जितने भी विभाग यहाँ उपस्थित थे और सभी विभागों से संवाद स्थापित करते हुए सभी विभागों को 15 दिन में जो भी शिकायतें प्राप्त हुई है उनका निस्तारण शिकायतकर्ता की संतुष्टि के साथ करने के निर्देश दे दिए हैं।
और सारे विभागों से कहा है कि जो भी पहले की शिकायत है हो, पूर्व अभी की शिकायत हो, वर्तमान शिकायतें हो, 15 दिन के अंदर सारे निस्तारित करके उपलब्ध कराएंगे। जीआरपी ने रेलवे ट्रैक पर अवरोध लगाकर ट्रेनों को नुकसान पहुंचाने वाले अपराधियों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल करने की योजना बनाई है। इस मॉक ड्रिल के दौरान ट्रेन डीरेलमेंट जैसे स्थितियों से निपटने के लिए एसओपी और त्वरित कार्रवाई की तैयारियों को परखा जाएगा। जीआरपी और आरपीएफ ने मिलकर समन्वय स्थापित करते हुए मॉक ड्रिल का संचालन करने की बात कही। एसपी जीआरपी सरिता डोभाल ने जानकारी दी कि हाल ही के दिनों में ट्रेन डीरेलमेंट की साजिश से जुड़ी कई घटनाओं का खुलासा हुआ है, जिसके बाद रेलवे सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। रेलवे ट्रैक पर सुरक्षा की निगरानी को मजबूत करते हुए चेकिंग और गश्त बढ़ा दी गई है। ट्रैक के आसपास बेवजह घूमने वाले संदिग्धों की पहचान और सत्यापन किया जा रहा है। प्रयास है कि इन घटनाओं से रेलवे की सुरक्षा को फूल प्रूफ बनाया जाए और जल्द ही आरपीएफ के साथ संयुक्त मॉक ड्रिल की जाए। देखिए, पिछले कुछ समय से कुछ घटनाएं प्रकाश में आई थी जिसमें कि दूसरे राज्यों में रेलवे ट्रैक पर कुछ अवरोध रख करके कुछ जो एंटी सोशल एलिमेंट्स थे उनके द्वारा कार्रवाई की गई थी। इस संबंध में हमारे यहाँ भी अलर्टनेस को बढ़ाया गया है। हमारी जो जीआरपी है और आरपीएफ के समन्वय से हम लोग ट्रैक की चेकिंग लगातार कर रहे हैं। इसके साथ ही जो हमारी एसओपी है डीरेलमेंट को लेकर के, उसका भी हम लोग समय आने पर मॉक ड्रिल करेंगे और जो जिसका रोल है उसमें उसको उसके बारे में बताया जाएगा। छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे। आप बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रामनगर के रानीखेत रोड पर वर्ष 2017 में हुए विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस कार्यालय खोला गया था। बताया जाता है कि जिस जगह पर कार्यालय खोला गया वो जमीन नगर के उद्योगपति नीरज अग्रवाल की थी। नीरज अग्रवाल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के बीच काफी गहरी मित्रता भी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से अब दोनों के बीच खटपट चल रही है। रविवार की रात कांग्रेस कार्यालय में नीरज अग्रवाल अपने साथी के साथ पहुंचे। उन्होंने कार्यालय के अंदर रखा सारा सामान बाहर निकाल दिया और वहां पर कब्जा कर लिया। इसी बीच कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जब ये सब कुछ देखा तो वो मौके पर पहुंचे और जमीन स्वामी नीरज अग्रवाल द्वारा लगाए गए ताले को खोलकर बाहर निकल गए। ऐसा खाली नहीं हुआ है, मेरा अपना पैतृक संपत्ति है वो, और बस सिर्फ मैंने 2-3 महीने के लिए वहाँ दी थी। रंजीत भाई का अपना पर्सनल इलेक्शन था, मेरे उनसे बहुत पुराने संबंध रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि नीरा 2-3 महीने के लिए दे दे, मैंने उन्हें दे दिया। यानी उसके बाद जो है बस वो बैठे रहे। अब मुझे क्योंकि ज़रूरत पड़ रही है, मेरा अपना ऑफिस खोलना है वहाँ पर, तो मैं अपना ऑफिस खोल रहा हूँ। मेरा किसी तरीके का कोई विवाद नहीं है, क्योंकि मेरी अपनी जगह है, तो मैं वहाँ ऑफिस खोलना चाह रहा हूँ बस। देखिए, ये 2016 से हम लोग यहाँ पे कांग्रेस कार्यालय हमारा है यहाँ पे, और ये कांग्रेस का मेन कार्यालय है। ये कोई चुनावी कार्यालय नहीं था, मुख्य कार्यालय कांग्रेस का, रामनगर कांग्रेस का यहाँ पे है 2016 से। और अभी जब मैं लगभग 7 बजे के आसपास मैं यहाँ से निकल रहा था तो मैंने देखा कि हमारे ऑफिस का सामान बाहर रखा हुआ था, और यहाँ पे करीब 30-35 लोग खड़े थे जो रामनगर के नहीं थे, बाहर के थे, और जो कि चेहरे मोहरे से अपराधी प्रवृत्ति के लग रहे थे। तो मैं यहाँ पे उनको देख के रुका, और मैंने जब पता करा तो पता चला कि ये कोई बाहर के लोग हैं, और इन्होंने हमारा ऑफिस का सारा सामान बाहर सड़क पर रख दिया है। और जब मैंने पूछा यहाँ पे इन लोगों से तो इन्होंने मुझे कहा कुछ नहीं करके, और बाहर निकल करके ताला लगा दिया। उसके बाद में फिर जब मैंने अपने और कार्यकर्ताओं से बात करी, और सब लोगों ने यहाँ पर आकर के कि इस ताले की चाबी हमारे पास रहती है, और एक चाबी यहाँ जो अंदर गार्ड रहता है उसकी रहती थी। तो हमने वो ताला खोल करके जो इन्होंने लगाया था, अपना सामान दोबारा से कांग्रेस कार्यालय में रख दिया। उत्तराखंड के स्कूल, कॉलेजों और मेडिकल कॉलेज में गढ़ भोज दिवस को वृहद रूप से मनाया गया, जिसका मुख्य कार्यक्रम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज राजपुर रोड पर हुआ। ये कार्यक्रम हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान जाड़ी, तत्व फाउंडेशन, आगाज फेडरेशन और पर्वतीय विकास शोध केंद्र द्वारा आयोजित किया गया। इस बार राज्य सरकार के द्वारा स्कूल, कॉलेज, स्वास्थ्य विभाग और विश्वविद्यालय को पत्र जारी कर अनिवार्य रूप से गढ़ भोज दिवस मनाने के निर्देश दिए गए थे। गढ़ भोज दिवस के मुख्य कार्यक्रम का शुभारंभ शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने दीप प्रज्वलित कर किया। हमारे जो मध्याह्न भोजन है
जो हम कक्षा 8वीं तक के बच्चों को मध्याह्न भोजन कराते हैं। हर महीने हम गढ़ भोज का आयोजन करते हैं और मैं शिक्षा विभाग को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो मोटे अनाजों के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि हमारे यहाँ के जो मोटे अनाज हैं उनको बच्चों को भी जो है महीने में या हफ्ते में एक दिन जरूर खाना चाहिए। ये बड़ा पौष्टिक आहार है हम लोगों का और आज 7 तारीख को 3-4 वर्षों से हम इसको गढ़ भोज दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं संस्था का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, शिक्षा विभाग का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और विशेषकर अपने भाई का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इनकी पहल से पूरे उत्तराखंड में गढ़ भोज का कार्यक्रम शुरू है। रुड़की के रामनगर में ऋषि हॉस्पिटल का विधि विधान के साथ उद्घाटन हुआ। इसमें शहर के सभी गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर डॉक्टर अंकुर सैनी ने कहा कि हॉस्पिटल खोलने का मकसद गरीब लोगों का कम रुपए में बेहतर इलाज देने का है। उनका यह भी कहना है कि ऋषि हॉस्पिटल में एक ही जगह सभी बीमारियों का इलाज क्षेत्र और आसपास की जनता को मिलने वाला है। वहीं भाजपा के जिलाध्यक्ष शोभा प्रजापति ने कहा कि रुड़की में अभी भी अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत है। उन्हें उम्मीद है कि इस हॉस्पिटल से लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए आने के लिए। सुविधाएं अच्छी जगह और अच्छे दामों पे मिल सके, क्योंकि आप कहीं भी मैक्स फोर्टिस बड़े अस्पताल जाते हैं तो वहां पे जाके आपको सुविधाएं तो मिलती हैं पर उसके लिए बहुत ज्यादा ढेरों पैसे देने पड़ते हैं। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि कम से कम उचित दामों पे हम लोग लोगों को, गरीबों को, जरूरतमंदों को अच्छे से अच्छी सुविधाएं दें। यहाँ पे हमारे यहाँ हड्डी का, पेट का, महिला विभाग, नेफ्रोलॉजी, गुर्दों का और बहुत अनेकों स्पेशलिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे और सुविधाएं बाकी हम आप लोगों के द्वारा और सबको बताएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषि हॉस्पिटल जो इनके डायरेक्टर जो इसको बधाई देना चाहूँगा कि वो भी खासकर रामनगर में जो खुला है, क्योंकि मेरा निवास भी इधर ही है और आज हॉस्पिटल की बहुत ज़रूरत है और ये पूरा देहात क्षेत्र इकबालपुर से आगे तक का देहात क्षेत्र इस रोड पर लगता है। मुझे उम्मीद है कि इनके आने से स्वास्थ्य के क्षेत्र में और लाभ मिलेगा और जो इनका नाम है और जो इनकी मिसेज भी एक स्पेशलिस्ट है मेडिसिन से, तो इससे भी हमें लाभ मिलेगा। मुझे उम्मीद है रुड़की शहर को इसका लाभ मिलेगा। 72वां राजकीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक गोचर मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। गोचर मेले के सफल आयोजन के लिए पहले गठित समितियों में परिवर्तन और पुनर्गठन के लिए उप जिलाधिकारी संतोष कुमार पांडे की अध्यक्षता में गोचर नगरपालिका सभागार में बैठक हुई। इसमें विभिन्न समितियों में जरूरी संशोधन किया गया। कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल ने कहा कि गोचर मेला हमारी परंपराओं से जुड़ा मेला है। हमारी संस्कृति और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए मेले को भव्यता प्रदान की जाएगी। सबसे सहयोग और जनभावना के अनुरूप मेले का आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि मेले में स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका दिया जाएगा ताकि उनका मनोबल बढ़ सके। नवरात्र के पावन पर्व के 5वें दिन हरिद्वार के माया देवी मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु माता भगवती के विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। मान्यता है कि यहाँ की गई पूजा से माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नवरात्र के दौरान मां दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। आज स्कंद माता की आराधना की गई। भगवान स्कंद माता होने के कारण इस स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है और इन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है, क्योंकि ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। हरिद्वार जो सिद्धिपीठ और शक्तिपीठ की भूमि है, मां दुर्गा के कई प्रसिद्ध मंदिरों का घर है। इनमें मनसा देवी, सुरेश्वरी देवी, मां चंडी देवी मंदिर प्रमुख हैं। आज नवरात्रा का 5वां दिन है। आज के दिन स्कंद माता को पूजा जाता है। स्कंद माता को पूजने के पीछे ये कारण है कि उनको पूजने समय सुख, समृद्धि, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और स्कंद माता जो है वो कार्तिकेय के माता श्री हैं और कार्तिकेय का जन्म हुआ था तो स्कंद माता ने उनको जन्म दिया था तारकासुर का वध करने के लिए। तो हमें स्कंद माता की पूजा इसलिए करनी चाहिए कि उनसे में सुख, समृद्धि और परिवार में शांति, सुख की प्राप्ति होती है। काशीपुर में महाराजा अग्रसेन जयंती पर वैश्य एकता दिवस के रूप में मनाते हुए कुमाऊं वैश्य महासभा ने नगर में गाजे बाजे और ढोल नगाड़ों के साथ विशाल शोभायात्रा निकाली। शोभायात्रा का शुभारंभ कुमाऊं वैश्य महासभा संरक्षक चेयरमैन SPNG ग्रुप योगेश कुमार जिंदल ने रथ पर शोभायमान मूर्ति स्वरूप महाराजा अग्रसेन का तिलक लगाते हुए माल्यार्पण कर किया।
शोभा यात्रा में वैश्य समाज के लोगों ने अपने अपने राजा महाराजाओं और कुलदेवी देवताओं की सुंदर मनमोहक झांकियां निकालकर एकता और भाईचारे का संदेश दिया। शोभा यात्रा कुमाऊं वैश्य महासभा के पदाधिकारियों की अगुवाई में शुरू होकर रामलीला मैदान में जाकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा शुभारंभ के दौरान कुमाऊं वैश्य महासभा अध्यक्ष मनोहर गुप्ता ने शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल होकर एकजुटता का परिचय दिया। और इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।